हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन नंबर 72 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उम्मीद है आप सभी ने उस क्वेश्चन को बनाया होगा, घर में प्रैक्टिस की होगी और आपसे सभी क्वेश्चन बन गए होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 73 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरा एक सजेशन है कि आप जब वीडियो देखें तो अपने साथ बुक, कॉपी और पेन साथ में ले करके बैठे और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए। इससे आपका वीडियो में इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, आपका इंटरेस्ट आएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है। व्हेन अ यूनिट रोटेशन इज गिवन एट एंड ए ऑफ बीम शोन इन फिगर, ये वाला बीम हमें दिया है, द मोमेंट प्रोड्यूस्ड एट एंड बी विल बी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये हमें एक बीम दे दिया है। ठीक है, इसका जो एंड है यहाँ पर जब हम एक मोमेंट लगाते हैं जिससे एक हमें यूनिट रोटेशन मिलता है। ठीक है, यूनिट रोटेशन के लिए एक मोमेंट लगाते हैं किसमें, पॉइंट ए पर। ठीक है, तो उसके कारण जो हमारा पॉइंट बी है इस तरफ जो मोमेंट जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ चुका है। जब हम मैट्रिक्स पढ़ते थे तो क्या करते थे, स्टिफनेस मैट्रिक्स जब हम पढ़ते थे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का बीम होता था। यहाँ हम लोग क्या करते थे, एक मोमेंट लगाते थे जिससे हमें क्या मिलता था, एक यूनिट रोटेशन मिलता था। एक यूनिट रोटेशन मिलता था, यहाँ थीटा की वैल्यू आती थी। यहाँ ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। तो जहाँ पर हम लोग मोमेंट देते थे, ठीक है, जिससे यूनिट रोटेशन आता था, वहाँ की वैल्यू कितनी आती थी, 4EI/L। कब, जब फार एंड फिक्स्ड होता था। ठीक है, और फार एंड की वैल्यू कितनी आती थी, 2EI/L। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2EI/L। ठीक है, हमारा 73 का आंसर हो जाएगा 2EI/L। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज अ फोर्स मेथड। ठीक है, कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन दिया है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें से दिए गए मेथड में से कौन सा हमारा जो है वो फोर्स मेथड है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि फोर्स मेथड क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। ये देखिए, ये फोर्स मेथड है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। फोर्स मेथड में अननोन क्या होते हैं, फोर्सेस। डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब ds इज लेस देन डी के होता है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड कब यूज़ करते हैं, जब ds इज ग्रेटर देन डी के होता है। ठीक है, अब ये देखिए कौन कौन से मेथड फोर्स मेथड होते हैं। कास्टिलियानोस थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, यूनिट लोड मेथड, थ्री मोमेंट मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। इतने सारे जो मेथड हैं ये क्या मेथड कहलाते हैं, फोर्स मेथड। और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कैनिस मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये चार मेथड क्या कहलाते हैं, हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ क्या पूछा है, फोर्स मेथड पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमने पढ़ा कि ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो होगा नहीं सही। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी हमारा, ये देखिए हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कॉलम एनालॉजी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 75। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, ये देखिए 74 में क्या पूछ रहा था कि कौन सा मेथड फोर्स मेथड है। अब 75 में क्या पूछ रहा है कि कौन सा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें, चार ऑप्शन दिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, थ्री मोमेंट मेथड, नन ऑफ द अबव। अब हमें पता है कि कॉलम एनालॉजी मेथड तो फोर्स मेथड होता है, थ्री मोमेंट इक्वेशन भी फोर्स मेथड होता है, तो हमारा जो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 76 में क्या पूछ रहा है, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द बेसिक अननोन्स आर। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन्स क्या होते हैं, फोर्स मेथड में फोर्सेस कौन कौन से, बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन या डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन्स क्या होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने देखा अननोन्स आर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
द फिक्स सपोर्ट इन रियल बीम बिकम्स इन कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो रियल बीम में हमारा फिक्स सपोर्ट होता है वो कॉन्जुगेट बीम में क्या हो जाता है। ये देखिए, ये है हमारा ओरिजिनल बीम, ये है कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, तो ओरिजिनल बीम में अगर फार एंड हिंज होता है तो कॉन्जुगेट बीम में भी फार एंड हिंज होता है। ठीक है, अब ओरिजिनल बीम में अगर फार एंड फिक्स्ड होता है तो कॉन्जुगेट बीम में फार एंड क्या हो जाता है, फ्री। ठीक है, और ओरिजिनल बीम में अगर फार एंड फ्री होता है तो कॉन्जुगेट बीम में वो क्या हो जाता है, फार एंड फिक्स्ड हो जाता है। और अगर ओरिजिनल बीम में कुछ इस तरीके का होता है कि फार एंड में हिंज लगा है और सेंटर में भी एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम में क्या हो जाता है, वो बीच का सपोर्ट क्या हो जाता है, उसे हम इंटरनल हिंज मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्जुगेट बीम और ओरिजिनल बीम को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉन्जुगेट बीम क्या होता है, कॉन्जुगेट बीम एक इमेजिनरी बीम होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो ओरिजिनल बीम के बराबर होती है और उसकी जो ये जो हमारा उसका विड्थ होता है वो कितना होता है, 1/EI। ठीक है, ओरिजिनल बीम में जो भी हमारा रोटेशन होता है, ठीक है, वो कॉन्जुगेट बीम के हमारे शियर फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, और जो भी हमारा डिफ्लेक्शन आता है ओरिजिनल बीम में वो कॉन्जुगेट बीम के बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देख चुकी है। इस वीडियो में हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है कि फिक्स सपोर्ट इन रियल बीम बिकम्स कॉन्जुगेट बीम। तो फिक्स सपोर्ट इन रियल बीम कॉन्जुगेट बीम में क्या हो जाता है, फ्री एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम इन द मेथड ऑफ कॉलम एनालॉजी मेथड इज। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन पिछले एक क्वेश्चन था उसमें भी देख चुका है, सेम तरीके का क्वेश्चन। तो विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम क्या होता है, 1/EI। ठीक है, सेम इसी तरीके का होता है वो, ये इस तरीके का कॉलम होता है। ठीक है, जिसकी लेंथ होती है L और उसकी विड्थ होती है 1/EI। ठीक है, इसका एरिया कितना होता है, L/EI। हमें पिछले क्वेश्चन में इसका एरिया पूछा था और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसका हमें पूछ रहा है उसका विड्थ पूछ रहा है। तो इसका विड्थ कितना होता है, 1/EI। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्ट बाई 5 mm when it is subjected to concentrated load 10 kN at its center. What will be the deflection in 1/10 model of the beam if the model is subjected to 1 kN load at its center? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखिए फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, अ सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्ट 5 mm व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 10 kN। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। ये 79 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लिए। ठीक है, बना लिए, फिर उसको क्या बोल रहा है कि डिफ्लेक्ट हो गया। चलिए डिफ्लेक्ट कर दिए। कितना लोड लगा था, 10 kN का लोड लगा बोल रहा है। अब कितना डिफ्लेक्ट हुआ बोल रहा है, 5 mm। ठीक है, 5 mm। ये देखिए सेम चीज़ बोला, 10 kN का लोड लगा है और डिफ्लेक्ट कितना हुआ है, 5 mm डिफ्लेक्ट हो गया बोल रहा है। ठीक है, हम लोग मान लिए 5 mm डिफ्लेक्ट कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं 1/10 उस बीम का एक मॉडल बनाऊं जिसका स्केल कितना रखूं, 1/10। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, 1/10 मैं उसका स्केल रख दूं उस मॉडल का। ठीक है, और उसमें कितना लोड लगाऊं, 1 kN का, तो उसके कारण डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो चलिए एक और बीम बना लेते हैं। ठीक है, इस बीम का स्केल कितना है, 1/10। ठीक है, तो ये देखिए एक मैं बीम बना लिया फिर से। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर 1 kN का लोड लगा है, अब यहाँ डिफ्लेक्शन कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सवेल थ्योरम से। ठीक है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से। क्या बोलता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे लोड लगा और इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आया, तो इस पॉइंट पे लोड लगा है 10, डिफ्लेक्शन आया है 5, इज इक्वल टू इस पॉइंट पे लोड कितना लगा, 1, डिफ्लेक्शन कितना आया, x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिनल बीम के डायमेंशन को यूज़ करके निकाला है। ये ओरिजिनल बीम का डायमेंशन है और x की वैल्यू हमें किस में चाहिए, 1/10 में चाहिए, 1/10 स्केल में चाहिए। तो अब क्या करूँगा मैं, जो x की वैल्यू आई है उसमें
50 इंटू 1/10 कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, x इज इक्वल टू 5 mm। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 mm। ओके, तो 79 का आंसर क्या आ गया हमारा 5 mm, ठीक है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का यूज़ करके बनाए हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ यूनिट लोड इज कॉल्ड, ठीक है। स्प्रिंग में यूनिट लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने देख चुकी है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ यूनिट लोड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है अ फोर्स P इज अप्लाइड एट द सपोर्ट B ऑफ द मॉडल, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ फोर्स इज अप्लाइड एट अ सपोर्ट B ऑफ अ मॉडल ऑफ 2 hinge आर्च शोन इन फिगर। ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है। दिस फोर्स कॉजेज B टू मूव 100 mm एंड राइज ऑफ द क्राउन C ऑफ द आर्च बाई 50 mm, ठीक है। अब बोल रहा है, देखिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। एक 2 hinge आर्च का मॉडल है, ठीक है, एक मॉडल है 2 hinge आर्च का जिसका स्केल कितना है 1/10, ओके, मतलब 1 in मॉडल 10, ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो 1 मीटर या 1 mm इन मॉडल इज इक्वल टू 10 मीटर इन रियल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कितना है हमारा, ये बोल रहा है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इन द प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन द प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर इफ द लोड 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द क्राउन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट प्रोड्यूस विल बी, ठीक। क्या बोल रहा है, एक 2 hinge आर्च है, एक बोल रहा है कि ये 2 hinge आर्च का मॉडल था, ठीक है, ये 2 hinge आर्च का मॉडल है। इसमें वो क्या कर रहा है, ये है ए, ये है बी। अब वो क्या बोल रहा है कि वो यहाँ क्या किया, एक लोड लगाया P, ठीक। जब इसमें एक P लोड लगा तो ये जो सपोर्ट B था वो क्या हो गया, वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये खिसक गया, कितना खिसक गया 100 mm बोल रहा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर खिसक गया, 100 mm को 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब देखिए ये हिस्सा कितना खिसक गया बोल रहा है, ये तो 10 सेंटीमीटर खिसक गया, ये कितना खिसका बोल रहा है, ये 5 mm खिसक गया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर खिसक गया, ओके। ये हॉरिजॉन्टल कितना खिसका 10 सेंटीमीटर और ये क्राउन कितना खिसक गया ऊपर 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि इस क्राउन पे एक लोड लग रहा है कितना किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब फिर पूछ रहा है कि उस लोड P की वैल्यू बताइए, ठीक है, ये जो लोड लगा P इसकी वैल्यू बताइए बोल रहा है, ओके। तो अब हम क्या करना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू पूछ रहे हैं, उस P की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगाएंगे। मैक्सवेल थ्योरम लगा लिए, मैक्सवेल थ्योरम, ठीक है। मैक्सवेल थ्योरम क्या बोलता है, लोड एट दैट पॉइंट एंड डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए लोड कितना लग रहा है 10 इस पॉइंट पे और डिफ्लेक्शन कितना है यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 5 कर दिए इज इक्वल टू कितना बोल रहा है ये P इंटू 10 बोल रहा है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं 10 इंटू P कर दिए, यहाँ आ गया 50, यहाँ आ गया 10 इंटू 5, जब इसको कट किए तो कितना आ गया P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सॉरी ये P इज इक्वल टू कितना आ गया, तो किलो न्यूटन में आएगा ना, P इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, ओके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। तो इसका आंसर अब देखिए 5 किलो न्यूटन हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान L कैरिंग अ पॉइंट लोड P एट इट मिड स्पान, ठीक है, एक बीम है जिसके मिड स्पान पे एक लोड लगा है कितना P का। इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मिडिल हाफ स्पान इज 2 times दैट ऑफ रिमेनिंग लेंथ देन द फिक्स्ड एंड मोमेंट विल बी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक बीम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड बीम है जिसका स्पान कितना है L, और बोल रहा है कि यहाँ पर I है तो यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस है 2I है, ये सेंटर पे उसका लग रहा है P, ओके।
अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने पहले देख चुका है कैसे हम लोग फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं। ये देखिए अगर फिक्स एंड बोथ एंड फिक्स होता है और पॉइंट लोड लगता है तो हम लोग अगर ए बी पे निकालना रहता है, इस तरफ निकालना रहता है हमें फिक्स एंड मोमेंट, तो क्या करते हैं -WL/8, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगते रहता है, ठीक है। और बी पे निकालना रहता है तो क्या करते हैं +WL/8। सेम अगर फिक्स बीम है और अगर UDL लगा दिया है तो क्या आ जाता है फिक्स एंड मोमेंट निकालने का फॉर्मूला WL²/12। अगर ए पे निकालेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के कारण, ठीक है। अगर बीम का लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है, तब के केस में क्या करते हैं, अगर ए पे निकालना रहता है फिक्स एंड मोमेंट तो क्या लेते हैं हम लोग WAB²/L², ठीक है। ध्यान दीजिएगा WAB²/L², ये माइनस साइन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के कारण आता है। और जब बी से ए की ओर निकालना रहता है, बी पे निकालना रहता है हमें फिक्स एंड मोमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं WBA²/L² करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर UVL रहता है तो कुछ इस तरीके से हम लोग फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए फिक्स एंड मोमेंट में कहीं भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई लेना देना नहीं रहता है, ओके। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I और 2I है। तो ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के, और जब हम फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं तो उसमें I का कोई रोल तो होता है नहीं, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पर I का कोई रोल है क्या, नहीं। सीधा हमें जब सेंटर पे हमारा पॉइंट लोड लगता है तो हम क्या करते हैं WL/8 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तो ऑप्शन जो दिया है वो अलग है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन मेरी समझ से तो बाहर है, तो ये मुझसे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिक्स एंड मोमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई खेल नहीं रहता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैं जब हमारा कुछ सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो लास्ट में मैं इसे देखता हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। और अगर आप लोगों के पास इसका कोई एक्यूरेट सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हमारे वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगा, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 83। बोल रहा है कि अ फिक्स्ड बीम AB of span L is subjected to clockwise movement M and at a distance A, ठीक है, from end A, fixed end moment at end A will be, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक फिक्स्ड बीम है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। बोल रहा है कि एक फिक्स्ड बीम है इस तरीके से, ठीक है, उसका स्पान है L, ठीक। अब बोल रहा है कि उसमें ये A एंड है, ये B एंड है, ठीक है। A एंड से A डिस्टेंस पर, ठीक है, A डिस्टेंस पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, ठीक है। ये देखिए बोल रहा है अ फिक्स बीम AB, ठीक है, AB बीम बना लिया जिसका स्पान है L भी बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, जिसमें लग रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है A डिस्टेंस पर फिक्स्ड जो हमारा एंड है A वहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए एंड A से A डिस्टेंस पर हम लोगों ने क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दिया। अब बोल रहा है कि जो हमारा ये एंड A है यहाँ पर फिक्स एंड मोमेंट कितना होगा, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है जब हम एंड A पर निकालते हैं, ठीक है, ये एंड A की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आता है फिक्स एंड मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट AB, ठीक है। फिक्स एंड मोमेंट एट AB क्या होगा MB/L² B-2A, ओके, कुछ इस तरीके से होगा। और अगर हम लोग फिक्स एंड मोमेंट, ठीक है, BA की बात करें, अगर हमें B पे निकालने के लिए बोला होता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता MA/L² 2B-A। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला होता है कि अगर कुछ इस तरीके से बीम दिया रहेगा तो अगर आपको AB पर मतलब एंड A पर निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे, अगर एंड B पर निकालने के लिए बोले रहता तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते, ठीक है। अब देखिए अब वो क्या बोल रहा है, हमारा जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया है L-A और L-3A के फॉर्म में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये A डिस्टेंस है, ये देखिए जो ये A डिस्टेंस है इसे मैं लिख सकता हूँ L-B लिख सकता हूँ। ये देखिए ये टोटल L है,
L में से B को माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस बी। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये B वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ L माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये टोटल L में से A को अगर माइनस कर दूंगा तो ये L माइनस ए हो जाएगा, ये B आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो B है, ठीक है, ये B के जगह में आपको L माइनस ए पुट करना है, ठीक है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। ये वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड मोमेंट एट ए बी, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर। B के जगह हम लोग क्या रखे हैं, L माइनस ए, तो रख देते हैं L माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ पर B के जगह क्या रखेंगे, L माइनस ए माइनस ये 2a है, ये 2a कर दिए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m अपॉन एल स्क्वायर L माइनस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, L माइनस 3a, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन वही है, एम एल स्क्वायर, ये देखिए एम एल स्क्वायर L माइनस ए, फिर 3 माइनस ए, सॉरी L माइनस 3a, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने निकाला, क्या किया, ये वाले फॉर्मूले का यूज़ किया। B के जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, L माइनस ए, ठीक है। L माइनस ए रख के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्जुगेट बीम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन नॉन प्रिज्मेटिक बीम, conjugate beam may be statically determinate and conjugate beam method gives absolute slope and deflection, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हम लोगों ने conjugate beam method में पढ़ा था कि एक्चुअल बीम का जो रोटेशन होता है, ठीक है, अगर एक्चुअल बीम में रोटेशन आता है वो कॉन्जुगेट बीम के किसके बराबर होता है, उसके शेयर फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हमारा डिफ्लेक्शन आता है रियल बीम में तो वो कॉन्जुगेट बीम के किसके बराबर होता है, बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड किसके काम आएगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने काम आता है। स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। तो हमारा पहला ये तो सही हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कॉन्जुगेट बीम मेथड गिव्स एब्सोल्यूट स्लोप डिफ्लेक्शन, ठीक है, सही बात है। कॉन्जुगेट बीम मेथड से हमें क्या मिलता है, स्लोप डिफ्लेक्शन, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। तो इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। 84 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बना करके देखिए, और कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आके आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 85 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। हर दिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो में उतने क्वेश्चन बनाते जाइए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते हुए आपका सब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका सारा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।